Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about death penalty in India. 165 death sentences by trial courts in 2022. हाईएस्ट सिंस 2000। तो डेथ सेंटेंसेस हमारे देश में उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रायल कोर्ट्स हैं यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल के जो कोर्ट्स हैं बहुत सारे डेथ सेंटेंसेस सुना रहे हैं। सो विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो देखेंगे इस आर्टिकल में डेथ सेंटेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज। सो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है। डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर सेंटेंस टू डेथ। तो जो भी ऑफेंडर है उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, इसी को कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ये कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी लगातार न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है ऑन द प्रोसेस दैट हैज़ बीन फॉलोड बाय द कोर्ट्स at the district level in awarding death penalty. और Supreme Court has suo motu यानी कि on itself opened a review of the process by which the courts award death penalty. सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस प्रोसेस को वापस से री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है कि आखिर क्या प्रोसेस को फॉलो करके ये हमारे यहाँ के कोर्ट्स डेथ सेंटेंसेस सुना रहे हैं। Because that process has to be further made more comprehensive in order to avoid any judgment of error. The Supreme Court has repeatedly expressed concern over the manner in which trial courts and high courts have carried out sentencing even without little or relevant information. तो आखिर देखते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं, क्या गाइडलाइंस हैं फॉर द कोर्ट्स इन गिविंग डेथ सेंटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस 1980 में क्लियर कट गाइडलाइंस दिए थे कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है बिफोर गिविंग डेथ सेंटेंस टू एनी ऑफेंडर। तो बच्चन सिंह केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर राइटिंग एनी आंसर इन मेंस ऑन डेथ सेंटेंसेस। मई 1980 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी इन बच्चन सिंह केस। बच्चन सिंह केस में सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हमारे देश के अंदर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, इज़ इट कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येस इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ एक कंप्लीट फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की फॉर द जजेस टू फॉलो सो दैट फ्यूचर में जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दिया जाए तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर या स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए। और इसी केस के दौरान, बच्चन सिंह केस के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इम्पॉर्टेंट डिक्टम या आप कहिए रूल्स दिया था फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस। इस रूल को कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डेथ सेंटेंसेस, डेथ पेनल्टीज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जानी चाहिए, according to which death penalty is not awarded except in the rarest of the rare case where alternative option is unquestionably foreclosed। जहाँ पे दूसरा कोई भी सज़ा जो है वो छोटा लगे या मीनिंगलेस लगे, वैसे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी होना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस इन बच्चन सिंह केस। फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड ऑफ निर्भया, इस केस में दिस वाज सच अ बारबरिक और हीनस क्राइम कि इस केस में दूसरा कोई भी सज़ा जो है वो मीनिंगलेस लगता, इनसिग्निफिकेंट लगता। तो सच केसेस में द डेथ सेंटेंस बिकम्स द ओनली लास्ट और ओनली ऑप्शन और द लास्ट रिजॉर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इट शुड एक्चुअली मीन। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कौन से होने चाहिए, जहाँ पे जिस इंसान ने भी क्राइम किया है उस क्राइम के पीछे उसका गुस्सा या इमोशनल आउटबर्स्ट रीजन ना हो करके क्रूएल्टी रीजन हो, जहाँ पे सोच समझ करके इंसान ने आउट ऑफ क्रूअल इंटेंशंस क्राइम किए हों, वैसे क्राइम्स को कहा जाना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। द क्राइम्स कमिटेड इन कोल्ड ब्लड इन अ ब्रूटल मैनर, रिडिकुलस, डायबॉलिकल सेंस में, रिप्रेहेंसिव मैनर। और सबको समझने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है
निर्भया केस. So that would be the best example of the rarest of the rare case, where cruelty becomes the essence, not fit of rage or any emotional outburst. लेकिन दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ्रेमवर्क के बावजूद भी, बच्चन सिंह केस के फ्रेमवर्क के बावजूद भी, जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या बाकी के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उन्होंने ठीक तरीके से इस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया. एंड दे हैव बीन यूजिंग द डेथ सेंटेंस ऑन ए रेगुलर बेसिस. एंड ये कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के अलावा लॉ कमीशन ने भी अपने 262nd रिपोर्ट में एक्सप्रेस किया है कि डेथ सेंटेंसेस हमारे देश में काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहा है. देखिए, डेथ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा देने से बहुत सारी समस्याएं हैं. आगे हम देखेंगे, थोड़ा कंपेयर भी करेंगे कि डेथ सेंटेंसेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं. एक नुकसान तो मैं अभी आपको बता देता हूं. जिस देश में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उस देश का ओवरऑल इंटरनेशनल इमेज ख़राब होता है कि देयर इज़ स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इन दैट कंट्री. तो इमेज ख़राब होता है इंटरनेशनल लेवल पे. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है. आर्टिकल 262 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, इसने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है. एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 39A, दैट इज लुकिंग एट 15 ईयर्स ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया. उसने भी कहा है कि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है, दैट हैज़ बिन फ्रिक्वेंटली वायलेटेड. तो क्या है प्रोजेक्ट 39A, वो जरा देखते हैं. देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लीगल काउंसलर्स. उन ग्रुप ने अपना नाम, उस ग्रुप का नाम है प्रोजेक्ट 39A. इस ग्रुप का काम है री एग्जामिन करना द प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या प्रोसीजर या पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, उनमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं फॉर पॉजिटिव डिफरेंसेस. ये स्टडी करता है प्रोजेक्ट 39A, विच इज़ अ ग्रुप अंडर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. ये प्रोजेक्ट 39A नाम कहाँ से आया है? तो दिस प्रोजेक्ट 39A इज इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आपको पता होगा आर्टिकल 39A, इट इज़ इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज़, जहाँ पे आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. इसके हिसाब से गरीब इंसान को भी जस्टिस मिलने का हक होना चाहिए, फ्री लीगल एड. अगर गरीब इंसान है और वो खुद से कोई लीगल काउंसलर को हायर नहीं कर सकता, तो द स्टेट विल प्रोवाइड हिम फ्री लीगल एड. एंड दैट इज़ हाउ equal justice to all should be guaranteed as per DPSP 39A, which was inserted later on with the help of 42nd Amendment Act in 1976. तो डेथ पेनल्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट है हमारे देश में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. देयर हैव बीन मेनी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी. फॉर एग्जाम्पल, मैनी बिलीव कि डेथ पेनल्टी एक्ट्स एज डेटरेंस अगेंस्ट द criminals और द पीपल हैविंग क्रिमिनल माइंड सेट. कि डर लगता है उनको कम से कम कि अगर कुछ ऐसा क्राइम करेंगे, हीनस क्राइम करेंगे, तो फांसी की सज़ा हो सकती है. दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट कि डेथ पेनल्टी विल एक्ट एज डेटरेंस. सेकेंड, रेट्रीब्यूशन. तो रेट्रीब्यूशन मतलब आप कह सकते हैं सरल भाषा में बदला या इक्वल प्रोपोर्शन की सज़ा. तो कभी कभार कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसकी कोई और सज़ा हो ही नहीं सकती. पीपल शुड गेट व्हाट दे डिजर्व इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम दैट दे हैव कमिटेड. तो रेट्रीब्यूशन या the punishment in equal proportion should be there in order to ensure complete justice, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है. तो अगर किसी ने इतना हीनस क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल निर्भया के अक्यूज, और इनको आप 10 साल 15 साल जेल में रख करके भी छोड़ देते हैं, तो दैट वुड बी नॉट प्रोपोर्शनेट जस्टिस, दैट वुड नॉट बी द कंप्लीट जस्टिस. तो रेट्रीब्यूशन तो एक ही हो सकता है, दे शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू डेथ पेनल्टी. बट देर आर सम क्रिटिक्स ऑफ डेथ पेनल्टी ऑल्सो इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, मैनी बिलीव कि डेथ पेनल्टी इज़ नॉट एन इफेक्टिव डेटरेंस. फॉर एग्जांपल, जब से डेथ सेंटेंसेस को लाया गया है फॉर रेप केसेस बाय अमेंडिंग क्रिमिनल लॉ सिंस 2013. देखिए, क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया था 2013 में निर्भया रेप केस के बाद, और उसमें फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस, हीनस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी डेथ सेंटेंसेस के प्रोविज़न को लाया गया. उसके बावजूद भी जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं, दे हैव नॉट कम डाउन. सो डेटा डज नॉट सजेस्ट दैट
stringent law or death penalty has in any way brought down the number of heinous crimes against women even after Criminal Law Amendment Act brought in 2013 after Nirbhaya case. In fact, the brutality of rapes have increased manifold as per the data, National Crime Record Bureau. There is no rehabilitation. देखिए डेथ सेंटेंसेस में होगा क्या, किसी को सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा. किसी ने कोई क्राइम किया है तो ऐसे लोग भी हैं जो इनका मानना है कि क्राइम जो है इंसान एक पर्टिकुलर माइंडसेट से करता है, उस माइंडसेट को बदल दिया जाए तो इंसान का अप्रोच बदल सकता है. बट दैट सेंटेंस जब दिया जाता है तो ये मान करके दिया जाता है कि दैट पर्सन इज़ इनकॉरिजिबल, मतलब ये सुधर नहीं सकता, बिल्कुल बदल नहीं सकता, रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता इसका. बट देर आर सम साइकोलॉजिस्ट हु क्रिटिसाइज इट कि नो पर्सन इज़ इनकॉरिजिबल, एवरी पर्सन कैन बी रिफॉर्म्ड विथ सर्टेन अप्रोच. तो जो क्रिमिनल्स हैं दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनिमल्स or they should be given an opportunity to revive their life as per certain or some psychologists who believe that the mindset should be changed, the criminal should be given a time or an opportunity to revive their life. Execution of the innocent, that is also a problem. मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी कोर्ट से गलती हो जाती है और वो गलतियाँ जो हैं टेक्निकल एरर्स या फैक्चुअल एरर्स बाद में पता चलती हैं. डेथ सेंटेंस के केसेस में उस फैक्चुअल एरर को वापस से करेक्ट करने का कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं. आपने जो भी गिल्टी था, जो भी अक्यूज था, आपने तो उसको फांसी चढ़ा दिया, तो फिर उसको रिफॉर्म करने का, अपने फैसले को वापस चेंज करने का आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स और सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इन इंडिया. और सबसे बड़ा तो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया ही, बहुत ज़्यादा डेथ पेनल्टी होने से उस देश की इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होती है कि दैट कंट्री हैज़ स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो फिर डेथ पेनल्टी रखें या ना रखें? आपका आंसर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि देखिए एक मोटा मैं गाइडलाइन आपको देता हूं. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ सेंटेंसेस होने चाहिए, तो आपके आर्गुमेंट में बिल्कुल अपोजिट तरीके से आप नहीं लिख सकते कि नो डेथ सेंटेंसेस आर कंप्लीटली इनह्यूमन, नॉन सेंसिकल, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते आप. आपको डेथ सेंटेंसेस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जस्टिफाई करना ही है. तो उसके लिए आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ जस्ट इन्हांसिंग पनिशमेंट तो होना ही चाहिए, बट सिर्फ पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा. वी नीड टू टेक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, वी नीड टू बिल्ड मोरल वैल्यूज अमंग्स द यूथ एंड वी नीड टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टिगेटिव एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एज वेल. यूथ के अंदर मोरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन किया जाए सबसे पहले कि क्राइम्स के केसेस अपने आप कम हो जाए, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, फॉरेंसिक्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए हमारे देश में कि क्राइम करने वाले के मन में हमेशा ये डर रहे कि उसका बचना नामुमकिन है, अगर उसने क्राइम किया तो वो पकड़ा जरूर जाएगा. दैट वुड बी द बेस्ट वे टू कर्ब क्राइम्स इन इंडिया. देखिए लोग क्राइम करने से इसलिए नहीं हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो क्राइम करके बच जाएंगे, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. कितने सारे लूप होल्स हैं, वहाँ से हम बच जाएंगे. बट अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करें तो फिर क्राइम के केसेस कम हो सकते हैं. सो दीज टू स्टेप्स ऑल्सो हैव टू बी टेकन अलॉन्ग विथ हैविंग सीवियर पनिशमेंट्स लाइक डेथ पेनल्टी. अभी ये सारी चीज़ें डेथ पेनल्टी से रिलेटेड हम आर्टिकल्स कर क्यों रहे हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. देखिए रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले पेज पे ही दिखाया था, डेथ पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट दैट इज़ पब्लिश्ड बाय द ग्रुप जिसका नाम है प्रोजेक्ट 39A. इसके रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 165 people have been sentenced death sentence और have been awarded death sentence. सबको फांसी चढ़ाया नहीं गया अभी तक, 165 लोगों को लेकिन ट्रायल कोर्ट्स ने डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई. उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आए हैं. तो और ये 2000 से लेकर के अभी तक का हाईएस्ट नंबर है. तो हर साल डेथ सेंटेंसेस की संख्या बढ़ती ही जा रही है. देयर आर 539 प्रिजनर्स ऑन डेथ रो इन इंडिया. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. इस पूरे टॉपिक पे इस तरह का एक मेंस सवाल ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में, उसका मैंने यहाँ पे हिंट्स आपको दे रखा है. आजकल तो आप में से कोई भी मेंस के आंसर्स लिखने में इंटरेस्टेड होगा नहीं, चूँकि प्रीलिम्स आ रहा है. येट यू कैन रीड दिस आंसर वंस टू हैव एन आइडिया कि मेंस के आंसर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, वे फॉरवर्ड वगैरह कैसे लिखे जाते हैं. इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो हम खूब फॉलो करेंगे बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस. डेली कम से कम 2-2, 3-3 आंसर तो लिखना ही पड़ेगा. The next article is about United Nations General Assembly President who is on visit to India. This topic is important from our syllabus GS paper to international institutions point of view.
करंट न्यूज़ देखते हैं तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कसाबा कोरोसी is on 3-day visit to India, and this is his first bilateral visit to any country since he assumed presidency in September 2022. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77th प्रेसिडेंट कसाबा कोरोसी is on state visit to India. During his speech he said UNSC is not reflecting today's reality. तो ये वर्ड, ये सेंटेंसेज जो उन्होंने इस्तेमाल किए अपने स्पीच के दौरान, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के एक आम बात हो गई आजकल. दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज़ ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड और ग्लोबल ऑर्डर. तो किस स्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं वो जरा देखते हैं. देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. उसके अंदर 15 कंट्रीज मेंबर होते हैं किसी भी वक्त, जिसमें से 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं, और ये 5 कंट्रीज हैं यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना. जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको 2-2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है. अभी कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग से होती है, और उसमें 9 वोट्स फेवर में पड़ने चाहिए, तभी जाकर के वो फैसला होता है. बट प्रॉब्लम क्या है, दीज कंट्रीज, पहले तो इनके पास परमानेंट मेंबरशिप है, और दूसरा इनके पास वीटो पावर है. परमानेंट कंट्रीज हैव वीटो पावर एज वेल. मतलब किसी भी प्रपोजल पे अगर इन्होंने अगेंस्ट में वोट कर दिया तो दैट प्रपोजल विल गेट रिजेक्टेड देयर इटसेल्फ. अब यही एक मैटर ऑफ कंसर्न है. सवाल ये उठता है कि आखिर क्या बेसिस था इन 5 देशों को इतना ज़्यादा पावर देने के पीछे. व्हाट हैज़ बीन द रीजन बिहाइंड सच अ ह्यूज प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू दीज 5 कंट्रीज. क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो यूएनएससी ही है. यूएनएससी में जो फैसले होते हैं उसी से यूनाइटेड नेशन का जो मेन गोल है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो रिटेन किया जा सकता है. तो आखिर 5 देशों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी या फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देने के पीछे कारण क्या है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल लॉ की सबसे जो रेप्यूटेड या रिनाउंड बुक है ओपेनहैम इन इंटरनेशनल लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट राइट्स कि परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो फेज था ग्लोबल ऑर्डर का, 1950s में आप कह लीजिए, उस टाइम में जो 5 सबसे पावरफुल या रिस्पॉन्सिबल देश माने जा रहे थे, उन देशों को परमानेंट मेंबरशिप दी गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. और इसी कारण से ये शब्द बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि यूएनएससी वाज क्रिएटेड बैक देन इन 1950s. These 5 countries have been given permanent membership, but they are not reflecting the realities of current world. मौजूदा देश, मौजूदा दुनिया के हालात बदल चुके हैं, और भी अलग अलग सुपर पावर्स इमर्ज हो चुके हैं, रीजनल पावर्स इमर्ज हो चुके हैं. देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हु हैव इमर्ज, एंड दैट इज़ हाउ द यूएनएससी, इफ इट कंटिन्यूज विथ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर, इट विल बिकम अ रिडेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. यही बात कही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने भी. ऐसी बातें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कही थी ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हेन ही addressed United Nations General Assembly. He said, the world cannot fight today's challenges with outdated structure. So when he used the word outdated structure, he basically referred United Nations Security Council and its 5 permanent membership given to these 5 countries on the basis of their importance in the world order after World War II. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. We need a reformed multilateralism that reflects today's reality. तो इन शब्दों पे सवाल आने लगभग तय हैं मेंस में. आज की रियलिटी पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बदलना होगा. चलिए, अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आज का ये जो आर्टिकल है, ये मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करने के बजाय आई वांट टू फोकस ऑन दिस पोजीशन, यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट. ये जो पोस्ट हैं जिसको अभी होल्ड कर रहे हैं कसाबा कोरोसी, ही कैन बी सीन स्टैंडिंग विथ
रुचिरा कंबोज हु इज़ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो रुचिरा कंबोज जी के बारे में भी समझ लीजिएगा, सी इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। बट वी आर विलिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके लिए एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट सर्व्स एज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के 193 ऑल मेंबर कंट्रीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड हियर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री वन वोट इज फॉलोड। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है ही नहीं। ज़्यादातर पावर जो है, जो फोर्स इस्तेमाल करने का, ऑफेंसिव पावर जो भी हैं, वो सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रन्स इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, बट नॉट मच पावर बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। रोल क्या प्ले करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास पावर है अपॉइंटिंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट दैट इज ऑल्सो डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ओनली। इलेक्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो मैंने बताया ना, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये चुन करके आते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओनली। यूएन का बजट जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव करता है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट भी होता है, जो मौजूदा अब हैं कसाबा कोरोसी, जो इंडिया स्टेट विजिट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म। तो जैसे यूनाइटेड नेशन का 77th ईयर चल रहा है, 1 साल के लिए चुने गए कसाबा कोरोसी, ही इज़ ऑन 1 ईयर टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। हर एक मेंबर कंट्री जो है अपने यहाँ से किसी न किसी को एक कैंडिडेट के तौर पे खड़ा कर सकता है। हर साल इलेक्शन होता है, 193 में से कोई एक मेंबर कंट्री कैंडिडेट को खड़ा कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है उसी के देश का सिटीजन हो, किसी को भी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़ा कर सकता है और फिर इलेक्शन होगा। लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, इन परमानेंट कंट्रीज़ से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। कारण क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, इनफैक्ट 5 पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, और ये पांचों कंट्रीज़ जो P5 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और नियम ये है कि जिस देश से वाइस प्रेसिडेंट होगा उस देश से प्रेसिडेंट नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसीलिए ये जो P5 कंट्रीज़ हैं, यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, वहाँ से कभी भी प्रेसिडेंट चुन करके नहीं आ सकता फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर सिंपल मेजॉरिटी वोट। ठीक है, तो 193 कंट्रीज में से सिंपल मेजॉरिटी वोट से चुन लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट जो कसाबा कोरोसी हैं, इंडिया विजिट कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, ये पूरे यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, इन दोनों पोस्ट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पीटी पर्सपेक्टिव से। ध्यान से पढ़िएगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, इज अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओनली but on recommendation of United Nations Security Council. To be selected United Nations Secretary General के लिए a candidate must receive at least 9 vote from the 15 member countries of United Nations Security Council subject to the condition कि no P5 country veto the permanent member। मतलब जिस तरीके से कोई भी वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल चुनता है। और एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल चुन देता है, तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको अपॉइंट कर देता है सेक्रेटरी जनरल। मतलब मिला जुला करके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास कोई पावर है नहीं, जो भी मुख्य पावर है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का 5 साल का टर्म होता है, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का सिर्फ 1 साल का टर्म होता है। जितने जो पावर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पावर्स बिलोंग टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पास कोई खास पावर होता है नहीं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लूसी मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लूसी मिशन नासा का ये मिशन है जिसमें
जुपिटर का एक इस तरीके का ट्रोजन एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा ये लूसी मिशन। ट्रोजन एस्टेरॉयड होता क्या है? ट्रोजन एस्टेरॉयड्स रेफर्स टू द एस्टेरॉयड्स दैट आर को ऑर्बिटल विद जुपिटर। जैसे कि ये जुपिटर है, उसी के ऑर्बिट पे इस तरह के एस्टेरॉयड जो घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट यही है, ये एस्टेरॉयड जब उसी ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं, को ऑर्बिटल एस्टेरॉयड्स, तो सच एस्टेरॉयड्स आर नोन एज ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। और इन ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को स्टडी करने के लिए हमारे अर्थ से लूसी मिशन भेजा गया है। ये 12 साल का मिशन है, टोटल 12 साल लगेंगे लूसी को इसको स्टडी करने में। इट इज़ अ सोलर पावर्ड मिशन, मतलब इसकी एनर्जी जो है लूसी मिशन की वो सोलर एनर्जी से आएगी। ये जो लूसी नाम है, इट हैज़ बिन गिवन आफ्टर अ 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड एंसेस्टर हु बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ होमिनीन्स, मतलब इंसानों के एंसेस्टर्स हमारे से पहले, वहाँ से ये नाम आया है लूसी। और वो लूसी मिशन अभी स्टडी करेगा ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम इशूज जीएस पेपर 5 इंपॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजंस बाय असम गवर्नमेंट। देखते हैं, दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैसले हैं, पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, मेंस में भी कहीं पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हैं। तो देखिए, पावर रिक्वायरमेंट हमारे स्टेट के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेटा भी देख लीजिए, 2021 में डेटा था, 2021 का पावर रिक्वायरमेंट था ऑन एन एवरेज 1900 मेगावाट पर डे। 2022 में वो बढ़ करके हो गया 2400 मेगावाट पर डे, और उम्मीद है कि 2023 में ये बढ़ करके हो जाएगा 3000 मेगावाट पर डे। तो जितना पावर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारी पावर जनरेशन है नहीं, और इसी कारण से असम सरकार ने फैसला लिया है कि असम से बाहर वो एक पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट होगा इन घतमपुर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश। इसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे असम को ज़्यादा ज़्यादा बिजली मिल पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट डेवलप किया जाएगा डिब्रूगढ़ में अलॉन्ग ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, विच इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। चारबाग स्टाइल इज रिलेटेड टू गार्डनिंग, एब्सोल्युटली राइट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इस्लामिक रूलर्स, दैट इज आल्सो राइट। इट इज स्क्वायर ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन्स, दैट इज आल्सो राइट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशंस विद NATO एंड WHO, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जैसे ही गलत होता है आपके पास आंसर आ जाता है 2 and 3, right? It monitors chemical industry to prevent new weapons for emerging. It serves assistance and protection to state parties against chemical weapon threat. That is also right. So that's all from our side for today. Thanks for watching.